board, or and also competitive exams like NEET, ICAR. So wherever you are going to appear, you have to appear for these exams also. If you are going to prepare for ICAR, AG कोर्स एग्रीकल्चर के लिए आप यूजी में जाना चाह रहे हैं, टेस्ट देना चाह रहे हैं, as an appearing candidate you should prepare for all these questions, and these are very important. The first one, in a DNA strand the nucleotides are linked together by, one day also I had discussed but that was not proper, and all questions could not be discussed. I will try my best today to discuss at least 15 to 20 questions today. So we have covered most of the topics of this chapter. Some topics have been left that will also be discussed, and based on the topics that we have already discussed, these MCQs we shall see. So in first question, in a DNA strand you can see the nucleotides are linked together. तो आपको पता है लिंक टुगेदर, मैंने आपको बुक भी आपको दिखाया था कि जो बुक है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, आप इसको आराम से याद करेंगे. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ए DNA strand the nucleotides are linked together by phosphodiester bond. ए न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड. अब मैंने कई बार बताया आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बस एक कंपोनेंट का होता है, दैट कंपोनेंट इज फॉस्फेट. फॉस्फेट के कारण ही न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, वन इज नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस से बना है प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट. लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर, नो फॉस्फेट. सो हियर वी शैल गिव द आंसर फॉस्फेट ग्रुप because it is differed, it lacks the phosphate group. Nucleoside lacks the phosphate group. We are going on third questions. Both deoxyribose and ribose sugar. Deoxyribose आपने पढ़ लिया है, डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला सब कुछ पढ़ा है. डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सुगर जो है किस कौन से क्लास ऑफ सुगर्स हैं, क्लास ऑफ सुगर हेक्सोज सुगर होते हैं, पेंटोज सुगर होते हैं, ट्राइओज, पेंटोज, हेक्सोज. तो आपको बताना है डीऑक्सीराइबोज, चूंकि डीएनए और आरएनए जो आपने पढ़ा इसमें एक क्या पाया गया, न्यूक्लियोटाइड जब आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा सुगर. तो सुगर जब पाया जा रहा है तो सुगर कौन सा सुगर पाया जा रहा है, ट्राइओज सुगर है, पेंटोज सुगर है या हेक्सोज सुगर है. तो वी हैव स्टडीड दैट इट इज ए पेंटोज सुगर. हमेशा हम इसको पढ़ते हैं 1 2, लुक हियर 1 2 3 4 5. तो ये 5 जो है 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड से हम समझ सकते हैं कि ये पेंटोज सुगर है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे और इसको पेंटोज सुगर में आप टिक लगाएंगे. ओके, now we are going to discuss question number 4. This is the fact that a purine base always pairs with through hydrogen bonds with a pyrimidine base in the DNA double helix. आपको कई बार हमने बताया है ए एडेनिन एंड गुआनिन इज द प्यूरीन. ये क्या है, प्यूरीन है. लेकिन थाइमीन एंड साइटोसिन ये क्या है, तो ये पायरिमिडीन है. Pyrimidine is of also 2 types and purine is also of 2 types. जब भी बेस पेयरिंग होता है तो प्यूरिन से 1 एडेनिन और पायरिमिडीन से 1 थाइमिन विल ज्वाइन. तो कैसे होगा, एडेनिन ज्वाइन विथ थाइमिन, तो 1 प्यूरिन एंड 1 पायरिमिडीन. एक स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन हो तो दूसरे पे क्या होगा, थाइमिन आएगा. फिर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं गुआनिन होगा, यहाँ अगर गुआनिन है तो इधर क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये साइटोसिन हो जाएगा. तो साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद द गुआनिन
Adenine also always pairs with thymine. So here you can see one purine is pairing with another pyrimidine, one purine is another pairing with pyrimidine. Here you can see adenine thymine joins with double hydrogen bond, guanine joins with cytosine in triple hydrogen bond. The question is that the fact that a purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine base in DNA double helix. तो इससे क्या होता है? इससे इस जो प्यूरिन और पायरिमिडिन की जो पेयरिंग होती है तो एंटी पैरेलल नेचर को ये लीड करता है या सेमी कंजर्वेटिव नेचर को लीड करता है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू डीएनए, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। इसमें आपका जो क्वेश्चंस होगा ये आपका ये है कि ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन की पेयरिंग होती है इससे जो दोनों स्ट्रैंड की जो विड्थ है ये विड्थ डिफिनिट हो जाती है, फिक्स होती है, इसलिए यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड इट वेल, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। So this is the right answer, uniform width throughout DNA. The net electric charge on DNA and histones. The net electric charge on DNA and histones. अब कई बार आपने इसको पढ़ा, डीएनए पैकेजिंग के दौरान हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डीएनए पैकेजिंग जब हो रही थी, जब when we were discussing in one of the video I have discussed DNA packaging very well, कि किस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर इन यूकैरियोट्स, हिस्टोन ऑक्टामर हेल्प्स इन डीएनए पैकेजिंग, और हिस्टोन ऑक्टामर जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए जो है इसको रैप करता रहता है नेगेटिव चार्ज, तो ये डीएनए जो है इस पे कौन सा चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यू कैन सी हियर राइट द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स। तो दोनों हम लिखेंगे, डीएनए के लिए नेगेटिव, हिस्टोन्स के लिए पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन वीडियो। जो वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया है उस वीडियो के आधार पे ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे होगा, द प्रमोटर साइट, द प्रमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट, आपको मैंने बताया डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो 5'3" एंड जो है इस पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है 3'5" कोडिंग स्ट्रैंड है। तो प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट, इस पे मैंने बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा वो एक डीएनए के कंप्लीट स्ट्रैंड पे नहीं होगा, किसी खास पार्ट में, किसी खास पोर्शन में डीएनए का टेम्पलेट पे, डीएनए के टेम्पलेट पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनेगा। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होंगे, जो 3 पार्ट्स आपको याद रखना है, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। This is the promoter region, this is the structural gene and this is the terminator region। तो ये इनिशिएशन है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसको अप स्ट्रीम भी कहते हैं। प्रमोटर रीजन को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम, और टर्मिनेटर को क्या कह सकते हैं आप, डाउन स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये समझने वाली बात है, प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, तो आप देख सकते हो 3' डाउन स्ट्रीम लिख दिया है, तो 3' डाउन स्ट्रीम नहीं हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोगों को 5'3 में होना है, तो यहाँ पे हम लोग इस पे 5'3 वाले ऑप्शन में जाएंगे, 3'5 वाले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 5' अप स्ट्रीम, 5' पे अप स्ट्रीम है, 3' डाउन स्ट्रीम एंड है रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया, तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपके लिए लगता है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन यू विल गिव ऑल द क्वेश्चंस। फॉर दिस वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुल्ली। It cannot be treated with iron supplements. It is a molecular disease. It confers resistance to acquiring malaria. So I think if you have studied that about sickle cell anemia,
देन यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट्स। ऐसा नहीं है कि एनीमिया का बीमारी है, एनीमिया की डिजीज है तो उसको हम आयरन सप्लीमेंट देंगे तो उसकी ठीक हो जाएगी। नो, दिस इज द सिकल सेल एनीमिया है जो मॉलिक्यूलर डिजीज है, और ये इसके कारण जो है इसमें मलेरियल रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है। सो ऑल द आंसर्स आर, ऑल द सेंटेंस आर करेक्ट and you can give the questions, you can give the answers D. Which of the following is true with respect to AUG? AUG से रिलेटेड कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है? AUG एक कोडोन है, जेनेटिक कोडोन है, तो it codes for methionine only. It is an initiation codon. It codes for methionine in both prokaryotes and eukaryotes. AUG के बारे में जेनेटिक कोड में अगर हम पढ़ें तो all the above, I think all the statements are true for this question, for this AUG. AUG इनिशिएशन कोडोन है, it codes for, it is an initiation codon, ये सही है, and it codes for methionine, ये बात भी सही है, और ये दोनों में क्रिएट करता है, दोनों में क्रिएट फॉर्म करता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिथायोनिन का कोड करता है। तो इसके लिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप ऑल द अबव आंसर्स लगाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि सारे ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर ऑप्शंस आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर सही नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे कि ऑल द ऑप्शंस अगर आप पढ़ लेंगे तभी आप इस कंक्लूजन पर आएंगे कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, so you will understand these things. Next we are going to read next question, the first genetic material। कितनी बार पढ़ा है हम लोगों ने, कई बार वीडियो में हमने डिस्कस किया है, बहुत ही फोकस किया है इन सब बातों पे अपने हर एक वीडियो में। मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हो वो इतना क्लियर हो कि आपकी जो MCQ बनेगी वो एकदम 100% आंसर सही बनेगी। वो कैसे बनेगी? जब आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते समय आपके दिमाग में और कोई बात ना आवे, इस बात का ख्याल करना है। तो जैसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये कई बार पढ़ा है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कई एक्सपेरिमेंट्स इस पे हुए हैं। पहले प्रोटीन को समझा गया, तो कभी RNA को, कभी DNA को। तो व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसका जो प्रूफ हुआ तो इस प्रूफ से क्लियर हो गया था द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज द DNA। सो द राइट आंसर इज सॉरी द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल could be only RNA। RNA is the first genetic material, ठीक है। With regard to mature messenger RNA in eukaryotes, मैसेंजर RNA इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप समझ रहे होंगे, मैसेंजर RNA भी आप समझ रहे होंगे, जो आपने सेंट्रल डॉगमा में पढ़ा था, DNA to mRNA and mRNA to protein। There are two steps, one step is transcription and one is translation। So ultimately the protein is formed, but what are the topics here with regard to mature messenger RNA in eukaryotes? मैसेंजर RNA इन यूकैरियोट्स से रिलेटेड आपको क्या कहना है इसमें? Exons and introns do not appear in the mature RNA. Exons appear but introns do not appear in the mature RNA. So you have to very minutely understand these things. Exons and introns do not appear in the mature RNA. Why? So you have to see that एक्जॉन्स एंड इंट्रॉन्स जो हैं वो मैच्योर RNA में अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि एक्जॉन्स केवल अपीयर होते हैं लेकिन इंट्रॉन्स नहीं अपीयर होते हैं, इंट्रॉन्स अपीयर होते हैं या एक्जॉन्स नहीं होते हैं। बोथ एक्जॉन्स एंड इंट्रॉन्स अपीयर इन द मैसेंजर RNA। सो हियर बाय आवर स्टडीज during transcription and translation we can come to the conclusion that ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इस सब में बहुत ज़्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाने का, मीन्स कि आप अगर किताब पढ़े हुए हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें बहुत केवल इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, बाकी आंसर्स तो आप सही देंगे ही। आपका आंसर्स ऑलवेज ट्रू होगा अगर आप किताब को बारीकी से पढ़े होंगे, थॉरोली पढ़े होंगे,
तो आपकी आंसर सही बनेगी। ओके, एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन क्रोमोजोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम। ह्यूमन क्रोमोजोम जो है हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये किस पे है? ह्यूमन क्रोमोजोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस पर है और लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स किस पे होगा? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 11th के लिए आंसर्स भी बुक्स में भी है, आपकी बुक में भी डिस्कस किया गया है। क्रोमोजोम 21 एंड वाई, क्रोमोजोम 1 एंड एक्स, क्रोमोजोम 1 एंड वाई, क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। तो इन सब चीजों के लिए आपको याद रखना होगा कि आपको किस क्रोमोजोम पे नंबर ऑफ जीन्स आर हाईएस्ट एंड ऑन विच क्रोमोजोम देयर आर लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। तो इट विल बी आंसर क्रोमोजोम 1 एंड वाई। ओके, क्रोमोजोम 1 इस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स हैं, जबकि वाई पे लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question we shall discuss. 12. Who among the following scientists had no contribution in the development of double helix model for the structure of DNA? डबल हेलिकल डीएनए को डेवलप करने में किस साइंटिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है? अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो आपने जितने ना साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा, रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस, एडविन सारगैप, मिचेल्सन एंड स्टाल। मिचेल्सन स्टाल भी आपने पढ़ा है, एडविन सारगैप को पढ़ा है, फ्रैंकलिन को पढ़ा, विल्किंस को पढ़ा है। तो आपको इसमें किसके बारे में आपका आंसर सही होना चाहिए? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल के बारे में जो प्रिंसिपल आया, इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आप बताइए कि मिचेल्सन सब सभी का रोल्स आपने पढ़ा है। तो ये जो रोल्स पढ़ा है डबल हेलिकल डीएनए, इसके लिए हमने पढ़ा, फ्रैंकलिन भी दिए थे, विल्किंस ने भी दिया, सारगैफ ने दिया, रेशियो बताया था 1:1, 1:1 का रेशियो बताया कि प्यूरिन और पैरिमिडिन की जो रेशियो होगी हमेशा 1:1 होगी। लेकिन मिचेल्सन एंड स्टाल ने क्या बताया था? इन्होंने एस्केरिकिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट इन्होंने ये डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल के बारे में ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशंस नहीं दिया था। शो द राइट आंसर विल बी ओनली डी। ओके, मिचेल्सन एंड स्टाल जैसा क्वेश्चन है, those scientists who had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA। तो आप एकदम मिचेल्सन एंड स्टाल को लिख सकते हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन डबल हेलिकल मॉडल के डेवलपमेंट के लिए, डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का डेवलपमेंट में आया उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by 3,5 phosphodiester bond। पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में यही पढ़ा था, कौन से बॉन्ड से ये ज्वाइन होता है न्यूक्लियोटाइड? तो हमने फॉस्फोडाइस्टर। क्यों भाई? टू प्रिवेंट पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, which of the following modifications would you choose? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस बात को आप हमेशा समझ रहे हैं, डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा एकदम ये ज्वाइन होता है। 3 और 5 जो है स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड के बने होते हैं, आप ये जान रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप,
तो ये डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड हैं और इसमें जो आपने पढ़े होंगे 5 प्राइम 3 और 3 प्राइम 5 से जो ज्वाइन होते हैं, तो आपको क्या चूज करना है, रिप्लेस प्यूरिन विथ पाइरिमिडिन, रिमूव रिप्लेस 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज शुगर, रिमूव रिप्लेस 2 OH ग्रुप विथ सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। अब समझने की बात है, याद रखिए आपको मैंने बताया था राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो 2 प्लेस है वहाँ पर जो OH ग्रुप होता है उसमें O नहीं होते हैं अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसके अनुसार हमारा जो आंसर्स होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस वुड यू चूज, आप क्या चूज करने वाले हो। तो इसमें आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिमूव रिप्लेस 3 OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज शुगर, 3 OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर ये तो नो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज विल बी फॉर्म्ड एंड सो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, नो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन विल बी ब्लॉक्ड। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन ब्लॉक भी नहीं होगा और हम लोग 3 प्लेस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव किया जा सकता है और रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन बेस्ड। अब आपका चॉइस देखना है, तो बट दी सुटेबल क्वेश्चन, सुटेबल आंसर्स हमें देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर्स। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक ओनली मॉडिफिकेशंस आपको देखना है, ठीक है। तो कौन सा मॉडिफिकेशंस आप देंगे। Discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand. Discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand। याद करोगे अगर मैं बताई हूँ रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, किस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क बनता था, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क जब ये देखो इस तरह से जो बनता था तो एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस नया स्ट्रैंड बन जाता है, लेकिन दूसरे पे ये फ्रेगमेंट्स में बनता था जिसपे लाइगेज एंजाइम के द्वारा फिर ये ज्वाइन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसी को हम लोग डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कह रहे हैं। ये जो सिंथेसिस हो रहा है ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है इस स्ट्रैंड का। तो यहाँ पे कह रहा है बिकॉज वाई डज दिस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज ऑकरिंग हियर। तो फॉर दिस you have to read all the options very carefully. DNA molecule being synthesized is very long. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction. The third option is it is a more efficient process. Fourth option is DNA ligase joins the short stretches of DNA. ये तो क्लियर है कि जब ऐसा होगा तो DNA ligase उसको ज्वाइन कर देते हैं, बट होता क्यों है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड। तो इसके लिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर ये है कि चूंकि जो रेप्लिकेशंस होती है वहाँ पर जो सिंथेसिस ऑफ अनदर स्ट्रैंड होते हैं, वहाँ पर जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैं और उनका पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम 3 में होता है। इसलिए बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट। You have to opt for question number, answer number, option number B. Next question, which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase। सबसे पहला जो RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन में कैटलाइज करता है तो वो किस स्टेप को करता है, इनिशिएशन को, इलोंगेशन को, या टर्मिनेशन को, या ऑल द अबव। तो अब आप ट्रांसक्रिप्शन, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपको
कि which enzyme is used throughout the process of transcription, because the process of transcription is completed by 3 steps: initiation, elongation and termination. But which enzyme helps in all these steps? तो all these steps में RNA polymerase help करते हैं। तो इसके आंसर्स जो होंगे वो आप एकदम बिना ज़्यादा इस पे विचार किए हुए आप किस पे डालेंगे, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी पे डाल देंगे। ठीक है, RNA polymerase। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लियर। Now question number 16, control of gene expression in prokaryotes takes place at the level of, control of gene expression, जीन एक्सप्रेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन में, जो हम लोगों ने बार बार बताया कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी उसके कारण ही फिर जीन का एक्सप्रेशन प्रॉपर होगा, अदरवाइज जीन एक्सप्रेशन में भी डिस्टरबेंस आ सकती है। तो वी हैव टू सी दैट विच क्वेश्चन नंबर 16 सेज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल हमारा शुरू हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन से। एट द लेवल ऑफ, किस लेवल से स्टार्ट हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन दे देंगे आप, इसका आंसर ट्रांसक्रिप्शन होगा। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, ऑप्शन क्या क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नन ऑफ द अबव। तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन से नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन में तो जीन एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, बट ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम लोगों ने जीन एक्सप्रेशन की बात की थी। और ट्रांसक्रिप्शन ही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन इसका लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में हो रहे थे, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में ट्रांसक्रिप्शन की अंतर डिफरेंसेस भी हमने पढ़ाया है। हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने उस चीज़ को बहुत ही क्लियर बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंसेज होंगे। तो उस चीज़ को भी आपको हमेशा पढ़ के रखना है ताकि आप आंसर सही बनाएंगे। और आंसर्स यहाँ पे बनेगा, जैसे हमारे पास ऑप्शंस है, दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, दे इंटरेक्ट विथ डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। मीन्स कि जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और एक्सप्रेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के स्टेज से ही कंट्रोल शुरू होता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उनका क्या रोल है। तो they can act both as activators and as repressors. Okay, so this is the right answer, D. Next question we are going to read the 18th number question. Which was the last human chromosome to be completely sequenced? लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम, विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोजोम 1 पे कितने क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी इस पे बनाया है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं, और चूंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स पाए जाएंगे तो उसी को सबसे ज़्यादा सीक्वेंसिंग किया जाएगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ द राइट आंसर, क्रोमोजोम 1. Okay, so you can opt for option A, क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 11, क्रोमोजोम 21, क्रोमोजोम। अभी हमने बताया है एक क्वेश्चन इसके पहले वाले इसी वीडियो में बताए थे, एक क्वेश्चन जो इसके पहले चला जा चुका है, डिस्कस किया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम किस पे होता है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस पे होते हैं, तो क्रोमोजोम 1 पे और क्रोमोजोम Y पे होते हैं। अब ना तो यहाँ पे क्रोमोजोम Y भी डिस्कस नहीं किया गया, आंसर में किसी ऑप्शन में Y नहीं आया है, एक ऑप्शन में आया है तो क्रोमोजोम X आया है, क्रोमोजोम 21, क्रोमोजोम 11, क्रोमोजोम 1। तो यहाँ पर हम जो 4 ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्रोमोजोम 1। तो विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड, लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम, सबसे लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम जिसको सीक्वेंसिंग किया गया था। और इसके द्वारा जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम लोग एक टॉपिक है इसके इसी चैप्टर में,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अनुसार हम लोग इस चीज को पढ़े हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे जो 1990 में, देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में। उसी समय सीक्वेंसिंग की बात हुई थी, डीएनए की सीक्वेंसिंग। जो ह्यूमन डीएनए है ये 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हम लोगों ने पढ़ा था हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के लिए। अगर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्रोमोजोम 1 पे कितने जीन्स होते हैं अगर मैं बताऊं तो 2968 जीन्स होते हैं। और इसलिए नंबर ऑफ जीन्स आर हाइयर ऑन क्रोमोजोम 1 and it was the last human chromosome, hence it was the last human chromosome to be completely sequenced। इसी का sequencing हुआ है सबसे लास्ट में। Now next question, which of the following are the functions of RNA? It is a carrier of genetic information from DNA to ribosome synthesizing polypeptides। It carries amino acid। आज सारी बातें जो आ रही थी अभी तक हमने एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा इट कैरीज एमिनो एसिड्स टू राइबोसोम्स, इट इज ए कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। तो हमारे पढ़ने के अनुसार ऐसा हमें फील हो रहा है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर true in respect of the functions of RNA, so you can go for the answer option number D, all of the above। Today we shall discuss, we have discussed 19 questions, 20 questions। Question number 20, while analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides। किसी ऑर्गेनिज्म में देखा गया कितना न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाया गया, जिसमें पोर्शन निकाला गया कि एडेनिन कितना है, गुआनिन कितने हैं, साइटोसिन कितने हैं, थाइमिन कितने हैं। और सारगेफ रूल क्या कहता है, सारगेफ रूल भी देखना है। तो सारगेफ रूल हम लोगों ने पढ़ा है 1:1 का रेशियो होता है। हमेशा ये भी एक क्वेश्चन आता है सारगेफ रेशियो क्या है। सारगेफ रेशियो याद रखोगे 1:1, 1:1 को याद रखोगे। चीज़ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ देखोगे तुम कि जो परसेंटेज है ये थाइमिन का और साइट गुआनिन का, यानी टी अगर 17% है और गुआनिन भी 17% है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड लाइनियर डीएनए, नो कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो यू कैन सी हियर, तो हम लोगों ने जो इसको पढ़ा इसके रेशियो के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो 1:1 नहीं आएगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड में आपका जो है वो आंसर्स रेशियो 1:1 हो जाता, लेकिन हियर इट विल बी कॉल्ड आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन होने से, बहुत सारी बातों से भी, इसलिए ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है और इसकी कॉपी भी डाल दूंगी ताकि आप इसको प्रिंट कर सकते हो। वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, तो इसके द्वारा हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो next question we shall discuss in another video। Up to 20 questions we have discussed today। We shall discuss other exemplar questions also through this video, through my online classes। I am only of this opinion that all the topics of this chapter must be covered by all students very well। I hope it will help you in your examinations also, in your understanding also। So be confident, have a clear concept, read your NCERT book as many times as you can read। Okay, thank you and best wishes for your coming examinations। As you know, the examinations are are at hand, so we shall discuss all questions, and I have also to
prepare the video, and I have also to do some questions, answers, discussion only for your good achievement, good performance in your examination. So आप मैं हमेशा विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा करोगे, एग्जाम में अच्छा दोगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू मस्ट शेयर इट, यू मस्ट सी इट, यू मस्ट लाइक इट, यू मस्ट सब्सक्राइब इट। थैंक यू very much. Okay, next day again we shall discuss the chapter. Okay, thank you.